वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ द इंफिनिटिव फ्रेज के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारा पहला सेगमेंट है। फंक्शंस ऑफ इंफिनिटिव फ्रेज का ये पहला सेगमेंट है ए। टोटल इसके 3 सेगमेंट्स है, बी एंड सी भी आगे आएगा। ए सेगमेंट है। ए सेगमेंट का पार्ट 2 जो है अभी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। आपको थोड़ा बताता चलूँ, जो नए लोग हैं, हम बेसिकली अब जो इन्फिनिटिव है उसकी ये सीरीज पढ़ रहे हैं, एडवर्बियल फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज। ये डिफरेंट सीरीज में हमने इस टॉपिक को, जो इन्फिनिटिव है, इसको डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले हमने नाउन लाइक एंड वर्ब लाइक फंक्शन जो है वो देखे थे इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेज के पहली सीरीज में। अब ये सेकंड सीरीज है। सेकंड सीरीज में अब ये फंक्शंस ऑफ इन्फिनिटिव फ्रेज, इसका सेगमेंट ए और सेगमेंट ए का पार्ट 2 जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नोट आप जरा पढ़ लें, समझ लें। फॉर प्रॉपर लर्निंग ऑफ अबव टॉपिक स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज फ्रेज। जी, तो आपको ये फ्रेज का पता होना चाहिए कि फ्रेज होता क्या है, क्योंकि हमने इन्फिनिटिव फ्रेज को स्टडी कर रहे हैं, इसके फंक्शंस को। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है। मोreover one should also know that an infinitive may function like adverb, noun and adjective। हाँ जी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा इन्फिनिटिव है वो एक एडवर्ब की रोल के तौर पे भी रोल प्ले कर सकता है, नाउन के तौर पे भी और एडजेक्टिव के तौर पे भी। बोथ दीज इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द रेलेवेंट वीडियोस। हाँ जी, ये जो बोथ दीज से मुराद ये है फ्रेज वाली भी, और ये जो एडवर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव का जो रोल है ये किस तरह से प्ले करता है इन्फिनिटिव, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट वीडियोस के अंदर मिल जाएंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिए गए हैं। However, in this particular video, we will focus only on the adverbial function of infinitive and infinitive phrase। जी, तो आपको पता है फंक्शन इसका नाउन का भी है, एडजेक्टिव का भी है और एडवर्ब का भी है। अभी हमारा ये ए सेगमेंट चल रहा है, इसमें हमने एडवर्बियल फंक्शन ही देखने हैं इन्फिनिटिव फ्रेज के। बी में हम नाउन के देखेंगे और सी में हम एडजेक्टिव, जो इसके एडजेक्टिव वाले फंक्शन है वो देखेंगे। तो अभी एडवर्बियल फंक्शन तक हम रहेंगे। एडवर्बियल फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव फ्रेजेस, student must try to learn that infinitive phrase like an adverb may modify verb, adjective and entire sentence। हाँ जी, हमें पता है adverb जो है verb को modify करता है, adjective को modify करता है, या कोई और आपका another adverb है उसको भी modify करता है। तो लिहाजा ये जो आपका infinitive phrase है ये चूंकि adverb का रोल प्ले करता है, तो लिहाजा बिल्कुल एडवर्ब की तरह ये वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा और ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा। बात चूंकि हमारी एडवर्बियल फंक्शंस की हो रही है, तो थोड़ा सा हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है एडवर्ब का और एडजेक्टिव का, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एंड एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। जी, ऐसा ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब, जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब अगर कोई सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है उसको ये मॉडिफाई करता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर्क स्लोली, वो बड़ी आसानी से काम करता है। वर्क इसमें वर्ब है और ये जो वर्ड आपका स्लोली है ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, यानी वो काम करता है, किस तरह से काम करता है, स्लोली, यानी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है मजीद। ठीक है, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे ये आपका स्लोली जो है ये आपका एडवर्ब है और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखें, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अब गर्ल यहाँ पे नाउन है, ब्यूटीफुल उसको उसकी एट्रीब्यूट जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है कि लड़की खूबसूरत है। अब जो ब्यूटीफुल है, जो एडजेक्टिव है, इसको मजीद जो है वो मॉडिफाई कर रहा है वेरी, उसमें इंटेंसिटी जो है उसको पैदा कर रहा है कि खूबसूरत तो है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है आपका वेरी है और ये मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, ही वर्क्स वेरी स्लोली। ऊपर वाला सेंटेंस पहला और थर्ड सेम सेम है, उसमें एक वेरी का चेंज है। अब स्लोली का तो हमें पता ही है, वर्क स्लोली ये एडवर्ब है, तो अब स्लोली से पहले वेरी आ गया है, तो जो एडवर्ब है आपका स्लोली, आहिस्तगी से काम कर रहा है, उसमें मजीद जो वेरी है उसने और इंटेंसिव उसको बना दिया है, मजीद उसको मॉडिफाई कर रहा है। स्लो तो कर रहा है, बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है, वेरी स्लोली। तो यहाँ पे ये जो आपका एडवर्ब वेरी है ये मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा एडवर्ब क्या होता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। सिंपल, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी किसी एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे कि दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये गर्ल क्या है? ये नाउन है, ब्यूटीफुल उसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि लड़की तो है लेकिन बड़ी खूबसूरत है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। इज वेरी नाइस, वो बड़ा ही नाइस है। अब यहाँ पे नाइस जो है ही को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी एक एट्रीब्यूट को बता रहा है कि वो बड़ा नाइस है, तो लिहाजा यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव आपका ब्यूटीफुल है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है,
और यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव नाइस है ये आपका क्वालिफाई कर रहा है आपके प्रोनाउन को। जी, तो अब इसमें ये हमें एडवर्ब और एडजेक्टिव का पता चल गया है। अच्छा, यहाँ पे अब एक और नोट है, ज़रा इसको समझें। ये ज़रा जो हमारा टॉपिक जिस तरह से चल रहा है ना, इसको डेकोरम को भी ज़रा समझने की कोशिश करें। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा, उलझ जाएंगे आप। देखिए, हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि हमने पढ़ना है अभी एडवर्बियल फंक्शन। अब जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और एंटायर सेंटेंस को। इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें भी हमने एडवर्बियल फंक्शंस ही पढ़ा था, लेकिन वो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने सिर्फ उस चीज को देखा है जब हमारा एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हमने एडवर्बियल फंक्शन वो वाले स्टडी करना है सिर्फ जिसमें हमारा एडवर्ब जो है वो आपका मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम देखेंगे जिसके अंदर हमारा ये जो एडवर्बियल फंक्शन है आपके इन्फिनेटिव फ्रेज का वो वाला फंक्शन होगा जिसमें आपका जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो मॉडिफाई कर रहा होगा एंटायर सेंटेंस को। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। अभी हम एडजेक्टिव के लिहाज से पढ़ेंगे। ये नोट मैंने इसीलिए लिख दिया ताकि आपको ये बात याद रहे। In this video, we shall try to learn only the adverbial function of infinitive and infinitive phrase when it modifies an adjective. Verb की बात नहीं कर रहे, entire sentence की बात नहीं कर रहे, सिर्फ adjective की बात कर रहे हैं कि adjective को कैसे modify करता है इस वीडियो में। चलें जी, modification of adjective by infinitive or infinitive phrase, यहाँ से एक्चुअली हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो का। बाकी जो है आपके लिए इंट्रोडक्शन था या आपको साथ चलाने के लिए जो नए लोग हैं ये सारी जो है तमहीद जो है वो बताई गई है जी। तो एन इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज में मॉडिफाइड एडजेक्टिव यूज आफ्टर द वर्ब। तो वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आपका यूज हो रहा होता है उसको आपका जो इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव फ्रेज है वो मॉडिफाई करता है वर्ब के बाद, इसलिए कि अगर वर्ब से पहले है तो वो ज़रा स्ट्रक्चर और हो जाती है। अभी आप इसी पे फोकस करें जी। नवीद इज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नवीद इज इजी, अब इजी यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये नवीद के बारे में एक खुसूसियत बता रहा है कि जो है ना वो पुरसकून है, आसानी से बैठा हुआ है। अगर ये उसके साथ हमने एडजेक्टिव लगा देंगे ना नाउन के साथ, जैसे इजी नवीद है या ब्यूटीफुल गर्ल है, तो फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आपका नहीं जो आप फ्रेज या इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है वो उसको फिर जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकेगा। तो ये वाला जो एडजेक्टिव होगा ना जो आपके वर्ब के बाद में यूज हो रहा है उसी को ये जो है मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, नवीद इज इजी टू मीट। In the above sentence, infinitive is used in active form, but it has passive meaning because the part of the sentence before infinitive is in passive construction. अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ infinitive को देखें ना, to meet, तो ये तो एक्टिव फॉर्म है इसकी, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है पैसिव के। क्यों? क्योंकि टू मीट से पहले वाला जो सेंटेंस का पार्ट है नवीद इज इजी, ये आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन में, तो इसलिए ये पैसिव मीनिंग दे रहा है यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव। तो कंपेयर इट विद द सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। अब इसी सेंटेंस को अगर हम एक्टिव वॉइस में देखें, एक्टिव फॉर्म में देखें, तो इस तरह से होगा, इट इज इजी टू मीट नवीद। तो नवीद से मिलना जो है वो आसान है। अब यहाँ पे देखें, because this sentence expresses the passive meaning also, so here Naveed is an object of meat. तो यहाँ पे अब चूंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इधर भी ऊपर भी पैसिव थी, यहाँ पे भी, तो अब इसमें जरा डिफरेंस ये देखें कि यहाँ पे जो नवीद है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया इन्फिनेटिव का। टू मीट ये आपका इन्फिनेटिव है और नवीद इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ये आपका टू मीट जो है ये गवर्न कर रहा है नवीद को, लेकिन ऊपर इस तरह से नहीं था। वहां पे टू मीट जो है वो नवीद को गवर्न नहीं कर रहा था, नवीद वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था। तो ये डिफरेंस आ गया जी, उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, ये तो हो गया नवीद इज इजी टू मीट और इट इज इजी टू मीट नवीद। अब एक और स्ट्रक्चर देखें आप, नवीद इज ईगर टू मीट, नवीद इज ईगर टू मीट। अब इन दोनों सेंटेंसेस के ना जरा सेंस में जाने की कोशिश करें। नवीद इज इजी टू मीट, यहाँ पे मिलने की किसको बात हो रही है? नवीद को ही, ठीक है ना, यानी कि नवीद से मिलना आसान है, ठीक है, या इट इज इजी टू मीट नवीद, इसमें भी नवीद से ही मिलने की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें, नवीद इज ईगर टू मीट, नवीद को इश्तियाक है मिलने का। तो अब खुद को तो किसी को इश्तियाक नहीं हो सकता ना मिलने का। अब यहाँ पे जो सेंस में जाएं, इसका मतलब है जो मिलने का काम है मिलेगा नवीद किसी और को। इसको फिर समझें, ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में नवीद के मिलने की बात हो रही है, यहाँ दूसरे सेंटेंस के अंदर नवीद ने किसी और से मिलना है।
तो ये डिफरेंस आ गया। लेकिन स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट लुक में सेम नजर आती है कि वहां पे नवीद इज इजी टू मीट है, यहाँ नवीद इज ईगो टू मीट है, वहां पे इजी एडजेक्टिव था, यहाँ पे ईगर एडजेक्टिव है। लेकिन देखें कितना डिफरेंस है। तो सेंस में जाना बहुत जरूरी है, सिर्फ स्ट्रक्चर पे आपने जो है वो रिलाई नहीं करना जब आप कंप्रीहेंशन की तरफ जा रहे हैं, जब चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ना, दिखने में स्ट्रक्चर सेम है दोनों सेंटेंसेस की, लेकिन मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, हियर though the sentence is again in passive construction, but sense of the sentence denotes the Naveed cannot be the object of meat. यहाँ पे तो अब ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो टू मीट का ऑब्जेक्ट बन रहा है नवीद, ठीक है, ये एक्टिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कोई और होगा जिसे नवीद ने मिलना है। नवीद यहाँ पे एक्चुअली सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज इनडेफिनिट आर अंडरस्टूड। हाँ जी, अब नवीद इज ईगो टू मीट। अब नवीद ने किसी से मिलना है, अब जिससे भी मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जनरल बात हुई है, मिलना किससे है ये जरूरी नहीं है बताना, तो फिर इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या है, वो इनडेफिनेट है। या अगर आप एक्सप्रेस कर देंगे, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इनडेफिनेट है या अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड से मुराद ये है कि आप कोई पैरा पढ़ रहे हैं या कोई बातचीत चल रही है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चल रहा है कि नवीद ने मिलना किससे है, ठीक है। नवीद इज ईगर टू मीट, अब किससे मिलना है ये आपको पता है, ठीक है। तो यह लिहाजा जब पता है तो लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है या वो इंडेफिनेट है, ठीक है, या वो जो है अंडरस्टूड है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यानी ईगर टू मीट, अब मिलना किसी से भी मिला जा सकता है, समवन, आप यहाँ पे ये लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर ईगर टू मीट समवन, अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंडेफिनेट है। तो इन द सेंटेंस ए, ये वाला जो सेंटेंस है, इजी इज द एडजेक्टिव, जी एडजेक्टिव है, विच इज यूज आफ्टर द वर्ब इज, हाँ जी, ये वर्ब आपका इज है, इसके बाद आपका ये एडजेक्टिव यूज हुआ है, एंड इज क्वालिफाइंग द नाउन नवीद, और ये जो आपका नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, नवीद इज इजी। तो इजी जो है ये नवीद को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। वेयर एज टू मीट इज एन इंफिनिटिव विच इज मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव इजी। तो ये आपका जो टू मीट है ये आपका क्या है, ये आपका इंफिनिटिव है, और ये किसको क्वालिफाई कर मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को इजी। यानी वो इजी तो है, किस लिए इजी है, अभी क्यों इजी है, मिलना उससे बड़ा इजी है। तो उसको जो है जो क्वेश्चन वाई है उसका आंसर कर रहा है, जैसे मैंने लास्ट बताया था। यानी एडजेक्टिव इजी को वो मॉडिफाई कर रहा है, यानी इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडवर्ब। तो ये एक एडवर्ब का जो है वो रोल उसे प्ले कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं सेंटेंस बी की तरफ। इन द सेंटेंस बी सेम process occurs as that of A, but the only difference is that here the adjective eager is modified by the infinitive phrase। हाँ जी, ये थोड़ी सी ना क्रिटिकल चीज है, इसको समझ लेंगे तो आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। देखें, अब यहाँ पे भी टू मीट है ऊपर वाले सेंटेंस ए में, और बी में भी टू मीट है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जो टू मीट है वो क्या है, वो इन्फिनिटिव है। नीचे वाले सेंटेंस में जो टू मीट है ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। देखें, ये चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये इन्फिनिटिव फ्रेज क्यों है भाई, ये भी तो टू मीट है। ये इन्फिनिटिव फ्रेज इसलिए है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो इंडेफिनेट है, वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आएगा जिसे हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप तसव्वुर कर लें कि यहाँ पे एडजेक्टिव है। जब टू मीट के साथ एडजेक्टिव लग जाएगा तो फिर ये इन्फिनिटिव फ्रेज बन जाएगा, यानी इन्फिनिटिव के साथ कुछ और वर्ड्स मिल गया तो इन्फिनिटिव फ्रेज बन गया। तो ये अब आपको कैसे पता चलेगा कि टू मीट जो है ये इन्फिनिटिव है या इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये आपको सेंस से पता चलेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। अब यहाँ पे आपको सेंस है कि नवीद ने जो है, नवीद के बारे में बात हो रही है कि उससे मिलना आसान है। अब यहाँ पे आपको सेंस से पता चल रहा है कि नवीद ने किसी और से मिलना है, जिससे मिलना है वो बताया नहीं गया लेकिन मिलना है। तो इसका मतलब है वो मिलेगा किसी के साथ, तो ऑब्जेक्ट होगा जो कि इनडेफिनेट है, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नवीद इज ईगर टू मीट अली। तो अब ये टू मीट अली जब आ जाएगा तो ये आपका इन्फिनिटिव फिर फ्रेज बन जाएगा। अब यहाँ पे अली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो टू मीट है ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेज है। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिख भी दी है। लिख मैं हर चीज को देता हूँ ताकि आप भूले ना, और ये आपका नोट्स भी हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इन द फर्स्ट लुक दिस इन्फिनिटिव फ्रेज seems like an ordinary to infinitive, but taking the sense of the sentence into account, one can observe that to meet is acting like an infinitive phrase because the object of this sentence is indefinite and is understood, यानी कि someone, वही वाली बात
कि पहली दफ़ा आप देखते हैं जब फर्स्ट लुक में तो आपको यही लगता है कि टू मीट जो है ये एक ऑर्डिनरी जैसे टू इन्फिनेटिव होता है, लेकिन जब आप सेंस में जाएंगे सेंटेंस की तो आपको समझ में आ जाती है कि भाई ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके साथ आएगा कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। डेफिनेटली वो मेंशन नहीं किया गया लेकिन वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये आपका जी इन्फिनेटिव हो गया, ये हो गया इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज वाली बात होगी। अब इसमें इसी कॉन्सेप्ट को अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने की तो मजीद समझने में, तो उसको मैंने मजीद एलेबोरेट कर दिया है। फिर देखें इसको, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट सी सम अदर एग्जांपल्स गिवन एज अंडर। आई एम ईगर, वही वाली बात। अब आप कह सकते हैं नवीद इज ईगर, तो आई एम ईगर टू मीट, यहां तक था ना वो, यू अगेन, मैं आपसे मिलना चाहता हूं दोबारा। तो अब ये हमने टू मीट के साथ यू अगेन जब आ गया है तो ये आपका क्या है, ये पूरा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज बन गया। तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज आपका ईगर को मॉडिफाई कर रहा है। इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब मॉडिफाई द एडजेक्टिव ईगर, ईगर यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये पूरे का पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज इसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, टू मीट के साथ कोई ऑब्जेक्ट है और वो मॉडिफाई कर रहा है पूरे का पूरा इसको उसको एडजेक्टिव को। सिमिलरली आलिया इज फिट टू कंप्लीट, अब इसको भी जरा देखें, ये थोड़ी सी चेंज हो गई स्ट्रक्चर। आलिया इज फिट, आलिया जो है वो फिट है, फिट अब क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। टू कंप्लीट आपका इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पे आलिया इज फिट टू कंप्लीट, तो इसमें जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, इसको जरा समझें। इन द अबव सेंटेंस द फॉर फ्रेज, अब ये फॉर द टास्क जो है ये आपका फॉर फ्रेज है, यानी फॉर द टास्क मे बी अंडरस्टूड बाय द कॉन्टेक्स्ट और मे बी रिटन एज इट इज। हाँ जी, कोई बातचीत चल रही है, कोई कहानी चल रही है, तो आपको पता है कि ये बात कौन से टास्क को कंप्लीट करने की हो रही है पीछे, तो आलिया फिट टू कंप्लीट, तो बात क्लियर हो जाती है आपको। अच्छा, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो हो सकता है कि ये फॉर द टास्क आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, आलिया फिट फॉर द टास्क टू कंप्लीट। तो अब यहाँ पे ये फॉर फ्रेज जो है ये एज इट इज लिखा भी जा सकता है और ये आपको जो ये अंडरस्टूड हो सकता है कॉन्टेक्स्ट से, आप इसको समझ सकते हैं सेंस में, आपको पता है ये बातचीत चल रही है तो कौन से टास्क की बात हो रही है, ठीक है। तो एज इट इज बिकॉज समटाइम्स इन्फिनेटिव मे बी यूज्ड विद द फॉर फ्रेज टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आपका इन्फिनेटिव होता है वो फॉर फ्रेज के साथ भी यूज हो जाता है इसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव को। अब यहाँ पे ये जो टू कंप्लीट है ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, फिट को, ठीक है, एडजेक्टिव को। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये जो आपका टू फ्रेज सॉरी ये जो इन्फिनेटिव है ये एक्चुअल में फॉर फ्रेज के साथ यूज हुआ है। यानी अगर आप इसको इस तरह से भी कर लें, आलिया इज फिट टू कंप्लीट, पीछे कहानी चल रही है, आपको पता है कि यहाँ पे ये कौन से टास्क की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये जो टू कंप्लीट है आपका इन्फिनेटिव ये फॉर फ्रेज के साथ मिलके किसको मॉडिफाई कर रहा है, फिट को। इस चीज को अभी या दो नीचे वाले सेंटेंसेस आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे फयाज इज हैप्पी फॉर द लंच टू बिगन, अब टू बिगन क्या है, इन्फिनेटिव, इसके साथ फॉर द लंच, ये आपका क्या आ गया, फॉर फ्रेज, ये दोनों मिलके क्या हैप्पी को मॉडिफाई करेंगे। फयाज हैप्पी है, खुश है, किस लिए खुश है, फॉर द लंच टू बिगन। अब ये इन्फिनेटिव फॉर फ्रेज के साथ मिलके बता रहा है कि क्यों वो हैप्पी है। इसी तरह आलिया सर्चिंग, आलिया तलाश कर रही है। अब सर्चिंग ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, अभी क्या तलाश कर रही है, इस चीज को आपका इन्फिनेटिव फ्रेज या इन्फिनेटिव फॉर फ्रेज के साथ मिलके मॉडिफाई करेंगे जब एडजेक्टिव सर्चिंग को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आलिया सर्चिंग फॉर द फाइल, अब फॉर द फाइल क्या है, ये फॉर फ्रेज है। टू कंप्लीट द रिपोर्ट, अब यहाँ पे जो टू बिगन था सिर्फ वो इन्फिनेटिव था, टू कंप्लीट द रिपोर्ट, अब यहाँ पे साथ इसके और वर्ड्स आ गए तो ये अब आपका इन्फिनेटिव फ्रेज आ गया। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में इन्फिनेटिव प्लस फॉर फ्रेज दोनों मिलके किसको, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो है इन्फिनेटिव फ्रेज है प्लस फॉर फ्रेज, ये दोनों मिलके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जस्ट आपको बताना था कि इस तरह से भी हो जाता है, क्योंकि स्टडी तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं ना कि हमारा एडवर्ब के तौर पे रोल प्ले करता है जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है आपका इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज। नेक्स्ट है एडजेक्टिव इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मे आल्सो बी मॉडिफाइड बाय एन इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज। जी, तो अगर आपका एडजेक्टिव जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर भी है तो भी उसको आपका इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है मॉडिफाई करेंगे। जी, वो कैसे, नवीद वॉज डिलाइटेड, अब ये डिलाइटेड जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन बेसिकली ये नवीद को क्वालिफाई कर रहा है कि नवीद बड़ा जबरदस्त खुश था। अच्छा, टू मीट हिम अगेन, तो ये टू मीट हिम अगेन ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये उसको डिलाइटेड को, ये जो आपका एडजेक्टिव है उसको मजीद मॉडिफाई कर रहा है कि नवीद खुश था, किस लिए था,
उसे दोबारा मिलने के लिए। हिम से मुराद कोई और हो सकता है, सेकंड पर्सन है कोई। आई वॉज कन्फ्यूज, मैं कंफ्यूज था। अब कंफ्यूज जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है क्योंकि ये आई को कर रहा है क्वालिफाई। टू सी द होल सिचुएशन, टू सी द होल सिचुएशन ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये जो आपका एडजेक्टिव जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। मैं कंफ्यूज था, किस लिए कंफ्यूज था, इस चीज का जवाब दे रहा है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज, उसको मॉडिफाई करते हुए कंफ्यूज को, के होल सिचुएशन को देख के मैं बड़ा कंफ्यूज था। इन सच सेंटेंसेस where a past participle adjective is modified by an infinitive or infinitive phrase, subject of the main verb generally denotes a person as shown in the above sentences। हाँ जी, यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना, जब आपका इन्फिनेटिव है या आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई पर्सन होगा। जैसे कि यहाँ पे डिलाइटेड जो है तो वो नवीद है, ठीक है, पर्सन हो यहाँ पे यूज हुआ नवीद। इसी तरह कंफ्यूज कौन सा है, कोई पर्सन है, ही है, शी है, इट है, अली है, आई है, तो कोई ना कोई पर्सन होगा। ये इस बात को भी ध्यान में रखना है। In some sentences, the adjective with the adverb to or NF is modified by any infinitive or infinitive phrase। असल में ना टॉपिक तो हमारा यही है कि इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज एक एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अब वो किस किस तरह से कर रहा है हम सारी चीजें देख रहे हैं, ताकि अगर हमारा वास्ता इन चीजों से पढ़े तो हम कंफ्यूज ना हो। तो अब यहाँ पे ये बताया कि कोई एडजेक्टिव अगर टू या एनफ, यानी टू और एनफ आपको पता है ये भी एडवर्ब है, तो जब इनके साथ भी अगर कोई एडजेक्टिव यूज हुआ तो इनको भी आपका इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा कि द वाटर इज कोल्ड। अब कोल्ड क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, वाटर को ये क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर टू कोल्ड है तो टू अब क्या है, ये कोल्ड के लिए एडवर्ब है कि ये उसको मजीद इसकी खुसूसियत को एक्सप्लेन कर रहा है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो टू कोल्ड जो है ये आपका क्या है, टू आपका एडवर्ब है, कोल्ड आपका एडजेक्टिव है। तो वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। अब टू ड्रिंक क्या इन्फिनेटिव है, ये मजीद फिर आपका जो है जो कोल्ड है उसी को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब है जो आपका एडजेक्टिव कोल्ड है इसको इसके साथ दो एडवर्ब आ गए, एक आपका टू जो है ये एडवर्ब है और टू ड्रिंक है ये आपका जो इन्फिनेटिव है ये भी आपका एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ये मैंने ब्रैकेट्स के अंदर फॉर में इसलिए लिख दिया है कि बेसिकली ये भी यहाँ पे फॉर फ्रेज के साथ आपका इन्फिनेटिव यूज हो रहा है, लेकिन वो इम्प्लाइड है या आप कह लें अंडरस्टूड है, उसको हम मेंशन नहीं किया। हो भी सकता है द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर फॉर मी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चल रहा है, जो कहानी है उससे पता चल रहा है, जो बंदा बात कर रहा है पानी जो ठंडा है उसके लिए पीने के लिए ठंडा है। जब वो कह रहा है वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, यानी फॉर मी लगा रहा है या नहीं लगा रहा, वो आपको समझ आ रही है कि पानी ठंडा किसके लिए। तो लिहाजा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव आपका एडवर्ब के साथ लगा हुआ है तो उसको भी आपका ये जो है इन्फिनेटिव उसको जो है मॉडिफाई कर रहा है। द मशीन इज टू इजी, बिल्कुल उसी तरह पहले वाला सेंटेंस फॉर हिम टू ऑपरेट। द मशीन इज लाइट, अब एनफ आ गया, लाइट एनफ, मशीन इज लाइट, लाइट आपका एडजेक्टिव है, एनफ जो है वो लाइट को ही मजीद जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो एनफ आपका एडवर्ब है टू शिफ्ट, ठीक है, उसे शिफ्ट करना। तो लिहाजा यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव लाइट है इसके साथ दो अब आपके एक तरह से एडवर्ब आ गए, एक आपका एनफ और दूसरा जो है टू शिफ्ट। नेक्स्ट है दे हैव एनफ रिसोर्सेज टू परचेज दैट अपार्टमेंट। अब वहां पे पहले तो मैंने फॉर फ्रेज वाले आपको एग्जांपल्स दिए, अब ये फॉर फ्रेज वाले नहीं है, नॉर्मली वैसे जनरल सेंटेंस है। दे हैव एनफ रिसोर्सेज, एनफ क्या है, ये एडवर्ब है। तो अब यहाँ पे ये देखें आप टू परचेज जो है तो ये उसको कर रहा है मॉडिफाई। तो दैट अपार्ट टू परचेज दैट अपार्टमेंट। दे हैव ट्राइड एनफ टू पास द एग्जाम। तो यहाँ पे भी आपका जो है टू पास जो है ये आपको एनफ को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, सम कॉमन एडजेक्टिव्स दैट आर मॉडिफाइड बाय इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज आर गिवन एज अंडर। वैसे तो अब आपको पता चल ही गया है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कुछ एडजेक्टिव्स की लिस्ट है जिनके साथ यूजुअली जो है वो इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है जिनको मॉडिफाई करता है। वो कौन से हैं, सर्टेन है, एप्ट, वर्दी, फॉर्चुनेट, अफ्रेड, ग्लैड, लकी, श्योर, हैप्पी, बाउंड, फिट, एंशियस, अनफिट, अनवर्दी, सॉरी, ईगर, रेडी, केयरफुल, प्राउड, एलिजिबल, इम्पेशेंट। ये ऐसे आपके एडजेक्टिव हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज इनको मॉडिफाई करेंगे। इसके बाद इसके अलावा ये जो आपके एडजेक्टिव्स हैं इन्हीं के अंदर से आउट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स सम मे आल्सो बी मॉडिफाइड बाय अ
फॉर फ्रेज प्लस इन्फिनेटिव फ्रेज, यानी ये जो ऊपर फॉर फ्रेज वाली मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी कि फॉर फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज के साथ मिल के किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो वो यही बात कर रहे हैं कि इन एडजेक्टिव्स के अंदर से ही कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनको जो आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है वो फॉर फ्रेज के साथ मिल के मॉडिफाई करता है। अब ये एडजेक्टिव्स इंक्लूड हैं जैसे सूटेबल है, फिट है, अनफिट, एंशियस, इम्पेशेंट एंड ईगर एटसेट्रा। तो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। शी इज नॉट फिट फॉर द ट्रैवल टू गो अब्रॉड। अब टू गो अब्रॉड जो है इसने अपने साथ फॉर द ट्रेवल फॉर फ्रेज को ले लिया है फिट को मॉडिफाई करने के लिए। आमद इज वेरी एंशियस फॉर द टास्क टू कंप्लीट। अब टू कंप्लीट ये आपका इन टाइम, टू कंप्लीट इन टाइम ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। फॉर द टास्क इसने साथ फॉर फ्रेज लिया और मॉडिफाई किसको कर रहे हैं, एंशियस को, एडजेक्टिव एंशियस को। नीड इज ईगर फॉर लंच टू स्टार्ट, ठीक है, फॉर लंच। अच्छा टू स्टार्ट ये क्या, ये आपका इन्फिनेटिव है। फॉर लंच जो है ये आपका फॉर फ्रेज है, फॉर लंच टू स्टार्ट। तो फॉर फ्रेज प्लस इन्फिनेटिव ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव ईगर को।